कविता पढ़ने में बहुत ही तेज और निपुण थी। ऐसे ही एक दिन वो कॉलेज से अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है जो रोड पर बैठे लोगों से खाने की गुहार लगा रही थी। उस बूढ़ी औरत को देख कविता अपने हाथ में कुछ पैसे देख खुद से कहती है, अम्मा को भूख लग रही है, एक काम करती हूँ, यह पैसे अम्मा को दे देती हूँ। पर अगर मैंने ये पैसे अम्मा को दे दिए तो मैं घर कैसे जाऊँगी? कोई बात नहीं, आज मैं घर पैदल चली जाती हूँ। वैसे भी कभी कभी पैदल जाना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। इतना बोलकर कविता वो पैसे अम्मा को देकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक लड़की दिखती है जिसे एक लड़का छेड़ रहा होता है। उसे देख कविता को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने हाथों में एक ईंट उठाकर उस लड़के की तरफ दौड़ती है और वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बचा लिया। भगवान आपका भला करे। कोई बात नहीं छोटी, अब तू अपने घर जा। इस तरह कविता भी अब अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। लेकिन यह सब कुछ दूर खड़ा रोहित नाम का एक लड़का देख रहा था। रोहित को कविता पहली ही नज़र में पसंद आ जाती है। अब रोहित अपने घर जाता है और कविता के बारे में अपने पिता को बताता है। रोहित के पिता गांव के जमींदार थे। वो बोलते हैं, रोहित, अगर तुम्हें किशोर की बेटी पसंद है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे बेटे ने अगर किसी लड़की को पसंद किया है तो जाहिर सी बात है उस लड़की में कोई बात तो ज़रूर होगी। हाँ पिताजी, वो बहुत अच्छी संस्कारी और स्ट्रॉन्ग लड़की है, लेकिन आपका बेटा विवेक बड़ा ही निकम्मा है। अरे वो आपके नाम से लोगों पर जुल्म करता है, यहाँ तक कि लड़कियों को छेड़ता है वो। अगर ऐसा है तो आने दो, आज उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं। जमींदार यह बात बोलता ही है, इतने में विवेक घर आता है, जिस पर जमींदार उस पर गुस्सा उतारने लगता है। तभी जमींदार की पत्नी सुशीला आती है और अपने बेटे को बचाते हुए कहती है, वो क्या बिगाड़ दिया तुम्हारा इसने। माँ की बात सुनकर रोहित अब उसे सब कुछ बताता है, जिस पर सुशीला ने कहा, बेटा तुझे नहीं पता, कमी लड़कियों के अंदर होती है। वो लड़कों को रिझाती है और उसके बाद जब लड़के उनके पास आते हैं तो उन पर इल्ज़ाम ठोक देती है ताकि वो पैसे ऐंठ सके। एक औरत होकर आप ऐसी सोच रखती हैं माँ, छी, मुझे तो आपको अपनी माँ कहते हुए शर्म आ रही है। इतना बोलकर रोहित वहाँ से चला जाता है। तो वहीं कविता घर आने के बाद भी अपनी पूजा में लग जाती है। दरअसल कविता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता दुर्गा की बड़ी भक्ति और चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी पूजा नहीं छोड़ती थी। समय बीतता है और बीतते समय के साथ जमींदार किशोर के घर जाकर कविता का हाथ मांग लेता है। जमींदार के घर से रिश्ता आया था सिर्फ इसलिए किशोर अपनी बेटी की शादी रोहित से तय कर देता है। आने वाले समय में कविता और रोहित की शादी हो जाती है। शादी के बाद कविता अपने ससुराल की जिम्मेदारी तो संभाल लेती है, लेकिन सुशीला अपने घर के सभी नौकरों को छुट्टी दे देती है, यानी वो सभी नौकरों को नौकरी से निकाल देती है। देख कविता, वैसे तो मैं तुझ जैसी गरीब और भिखारी लड़की को अपने घर की बहू कभी नहीं बनाती, लेकिन मेरे पति और बेटे को तू पसंद आ गई, जिस कारण तू इस घर की बहू बनकर आ गई। लेकिन मैं तुझे अपनी बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूँगी, और अगर तुझे इस घर में रहना है तो तुझे इस घर के सारे काम करने पड़ेंगे। अब चाहे वो झाड़ू पोछा हो या खाना या बर्तन। सुशीला यह बात बोल ही रही थी कि इतने में विवेक आता है और विवेक को देख कविता हैरान हो जाती है और हैरानी से बोली, तुम तो वही हो ना जो उस लड़की को छेड़ रहे थे। हे भगवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह तुम मेरे बेटे से किस तरह बात कर रही हो? अरे यह मेरा बेटा है और तेरा देवर, इसलिए आज के बाद अगर तूने इससे ऊंची आवाज़ में बात भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? सास की फटकार सुनकर कविता कुछ नहीं बोली। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ कविता इतने बड़े घर में अकेले काम करती, साथ ही वो आए दिन तीनों देवियों की पूजा भी करती। देखते ही देखते 4 महीने गुजर जाते हैं और इन 4 महीनों में कविता प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान भी उसकी सास उसे जरा भी आराम नहीं देती। ऐसे ही एक दिन कविता को उठने में देरी हो जाती है, जिस पर उसकी सास उसे फटकार लगाती है,
तू यहाँ की महारानी नहीं बल्कि नौकरानी है, समझी? अभी तक बिस्तर पर पड़ी है जैसे घर में कोई काम ही नहीं है। माँ जी, मेरी तबीयत खराब है जिस कारण मैं उठ नहीं पाई, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी सब कुछ कर देती हूँ। बेचारी कविता बीमारी में भी उठती है और काम करने लगती है, पर उससे काम नहीं हो पाता और वो फिर अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। तो वहीं देवलोक में जब माता लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा माँ यह सब देखती है तो उनसे यह सब बर्दाश्त नहीं होता और वो कविता का रूप धारण कर उसके घर आ जाती है। और तीनों ही देवियाँ कविता के घर में नौकरानी का काम करने लगती है। माता सरस्वती किचन में बर्तन धो रही थी तो वहीं माता दुर्गा हॉल में झाड़ू मार रही थी और माता लक्ष्मी कपड़े धो रही थी। तभी विवेक किचन में आता है और वो अपनी भाभी कविता को देख खुद से कहता है, आज अच्छा मौका है, माँ भी हॉल में है और भैया और पिताजी भी नहीं हैं। यही अच्छा मौका है इसको दबोच लेने का। वैसे भी कोई साथ रहे ना रहे, माँ मेरा हमेशा साथ देगी। इस बात से अनजान विवेक किचन में कविता नहीं बल्कि माता सरस्वती है वो जाकर पीछे से पकड़ लेता है। तभी सरस्वती माता उसे धक्का देकर क्रोधित होकर कहती है, मूर्ख मनुष्य, तू अपनी लालसा में इतना आगे बढ़ गया कि तुझे यह नज़र नहीं आ रहा कि तू किस पर बुरी नज़र डाल रहा है। अरे भाभी, माँ समान होती है, लेकिन तूने अपनी माँ पर ही बुरी नज़र डाली। बस भी करो भाभी, मुझे पता है कि आप भी मेरी बाहों में आने के लिए तड़प रही हो, लेकिन आ नहीं पा रही हो, वो भी सिर्फ भैया की वजह से। अभी ड्रामे बंद करो और चुपचाप मेरी बाहों में आ जाओ। जैसे ही विवेक आगे बढ़ने लगता है तभी माता सरस्वती अपने असली रूप में आ जाती है और उसकी आंखों की रोशनी छीन लेती है, जिस पर विवेक चिल्लाते हुए बाहर आता है और सारी बात अपनी माँ को बताता है, जिसे सुन सुशीला बहू को आवाज़ लगाती है और इकट्ठी तीनों बीवियाँ सुशीला के सामने प्रकट हो जाती है। तीन कविता को देख सुशीला को हार्ट अटैक आने लगता है और दर्द में वह अपनी बहू को आवाज़ लगा देती है। सास की आवाज़ सुनकर कविता अब अपने कमरे से बाहर आती है, जहां वो अपनी जैसी 3 लड़कियों को देखकर हैरान हो जाती है। और कौन हो तुम तीनों? और तुम तीनों की शक्लें तो हूबहू मुझसे मिलती है। कविता की बात सुनकर तीनों देवियां अपने असली रूप में आई, जिसे देख कविता अब उन तीनों के आगे अपना शीश झुकाकर बोली, माता, मैं धन्य हो गई आप तीनों के दर्शन पाकर, परंतु आपने मेरी सास और देवर के साथ यह कैसा अन्याय किया है। माना इन लोगों ने हमेशा मेरे साथ बुरा किया, लेकिन बुरे के साथ बुरा हो यह कहाँ का न्याय है। पुत्री, तुम्हारे देवर ने न केवल एक औरत की इज्जत को तार तार करने की कोशिश की, बल्कि उसने एक माँ को भी बहुत दुख दिया है। इसलिए माता सरस्वती ने इसकी आंखों की रोशनी छीन ली। ना रहेगी इसकी आंखें और ना ही यह किसी और को देख पाएगा। और रही तुम्हारी सास की बात, तुम्हारी सास एक औरत होकर भी दूसरी औरत की इज्जत करना नहीं जानती, इसलिए तुम्हारी सास की यही हालत है। चैनल पर पहली नहीं बार आए तो माते, चैनल को बुरे सब्सक्राइब के जरूर साथ करें। बुरा जय हो श्री यह श्याम। जरूरी नहीं। चाहे यह लोग जैसे भी हैं, मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार को कष्ट में नहीं देख सकती। मैं आप तीनों के आगे अपनी झोली फैलाई खड़ी हूँ। कृपया कर इन्हें माफ़ कर दीजिए। इन्हें माफ़ी तो मिल जाएगी, परंतु तुम्हें अपने जीवन भर का पुण्य गंवाना होगा। अगर इससे मेरा परिवार ठीक होता है तो कोई बात नहीं माते। कविता की बात सुनकर तीनों देवी एक दूसरे की तरफ देखती है और मुस्कुराकर देवर और सास को ठीक कर देती है। साथ ही वह उसे वरदान देकर अंतर्ध्यान हो जाती है। तो वहीं विवेक और सास कविता से माफ़ी मांगते हैं, जिस पर कविता उन्हें माफ़ कर देती है और इस तरह कविता अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करती है। जय माता दी।